नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आर्यन। अगली कुछ देर में आज की जो बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं उस पर हम नजर डालेंगे। अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता हुई। इसमें तमाम विषयों पर तमाम बातें रखी गई, चाहे पाकिस्तान का मसला हो, चीन का मसला हो, नेपाल की बात हो, अमेरिका से जुड़ा मसला हो या अन्य देशों से जुड़ी बात हो। हर एक विषय पर जो भी सवालात थे उनका जिक्र किया गया। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अभिषेक झा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अभिषेक, किस तरीके से आप देखते हैं महत्वपूर्ण तरीके से, अगर हम बात करें पाकिस्तान की हो, चीन की हो, नेपाल की, हर एक पे सवाल पूछे गए और जवाब निकल के आया। संक्षेप में समझाएं क्या महत्वपूर्ण बातें। खास तौर पे जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मसला रहा कि वहां पर पाकिस्तानी सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में चुनाव कराने की घोषणा की है, तो उसके लिए भारत का स्पष्ट संदेश रहा है। पहले भी सरकार ने कहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान का जो वो इलाका है वो भारत का क्षेत्र है, जिसे अनाधिकृत रूप से पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। और आज भी अमीन ने इस बात को दोहराया है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ने वो सारी जो अवैध तरीके से भारत का इलाका अपने कब्जे में रखा हुआ है उसे खाली कर दे और जल्द से जल्द इस पर शांति बहाली का प्रयास करे। चीन के साथ जहां तक जो स्टैंड ऑफ है उसकी बात है, तो उसमें डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एंगेजमेंट्स लगातार चल रही हैं। पिछले हफ्ते भी JS लेवल पर एक वार्ता हुई थी जिसमें दोनों देशों ने सीमा पर शांति बहाली की प्रक्रिया को वापस लाने और जल्द से जल्द जो रेस्टोरेशन ऑफ पीस को रिस्टोर करने की बात की थी। उन बातों को लेकर आगे बढ़ाने की बात हो रही है। ये चीन की स्थिति पर जो ताजा अपडेट है। जहां तक नेपाल के साथ जो खबरें आते रहती है विरोधाभास की, उस पर अभी ने कहा है कि नेपाल के साथ भारत के परंपरागत रिश्ते रहे हैं और फिलहाल अभी भारत और नेपाल के रिश्तों में किसी तल्खी की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा भी इजराइल के मसले पर जो वेस्ट बैंक में इजराइल वेस्ट बैंक और इजराइल का जो विवाद चला उसमें भारत के साथ दो स्टेट की पॉलिसी का समर्थन करता है और चाहता है कि जो दोनों पक्ष हैं वो मिल बैठकर इस मामले में फैसला करें जो उनके लिए ज्यादा उचित क्या हो सकता है। जी अभिषेक, शुक्रिया इस बातचीत और अपडेट्स के लिए। बेहद महत्वपूर्ण खबर, विदेश मंत्रालय की पूरी तरीके से तमाम विषयों पे बात सामने निकल के आई। आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख करते हैं। देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए आज एक और बड़ा फैसला हुआ है, जिसके तहत करीब 39,000 करोड़ रुपए की खरीद प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। इस प्रक्रिया के तहत कई नए साजो सामान खरीद किए जाएंगे जो नई तकनीक के उन्नयन और उसके अलावा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से जुड़े हुए भी होंगे। इस पूरी प्रक्रिया में किस तरीके से लगभग 38,900 करोड़ रुपए की खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस रक्षा खरीद में भारतीय डिजाइन और विकास कार्यक्रमों पर पूरी तरीके से फोकस रखा जाएगा। ये अपने आप में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की कोशिश होगी। तो वहीं भारतीय रक्षा कंपनियों से लगभग 31,130 करोड़ रुपए की खरीद इसमें शामिल होगी और इनमें कुछ परियोजनाओं में लगभग 80% स्वदेशी परियोजना एक तरीके से तक हिस्सेदारी होगी। अपने आप में बेहद इंडिजिनस पे फोकस है। DRDO द्वारा स्वदेशी उद्योगों को जो तकनीक हस्तांतरण किया गया उसके तहत इस प्रकार की परियोजनाएं संभव हो पाई हैं। इस खरीद में पिनाका गोला बारूद, BMP आर्मामेंट और अपग्रेडेशन जैसी चीजें भी शामिल हैं। तो वहीं इस खरीद प्रक्रिया में आर्मी का सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो भी शामिल है, जिसके एक तरीके से आर्मी को काफ़ी मदद मिलेगी। इस खरीद प्रक्रिया में लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम भी शामिल है, जिसकी ओर भारत सरकार या रक्षा जरूरतें आगे बढ़ती नजर आएंगी। इस खरीद में नेवी और एयरफोर्स के लिए अस्त्र मिसाइल भी शामिल है, यानी कि जो उनकी क्षमता है एयरफोर्स और नेवी की वो बढ़ेगी। 1000 किलोमीटर तक फायरिंग क्षमता वाली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक मिसाइल सिस्टम से नौसेना और वायुसेना की क्षमता में खासी बढ़ोतरी होगी। तो वहीं अस्त्र मिसाइल से भी नौसेना और वायुसेना की मारक क्षमता में काफी गुना वृद्धि होगी। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। DAC ने मौजूदा 59 MiG-29 विमानों के उन्नयन को भी मंजूरी दी। इसके अलावा DAC ने 12 SU सुखोई 30 MKI विमानों की खरीद को भी मंजूरी दे दी है, जो कि वायुसेना की क्षमता को बढ़ाते नजर आएंगे। DAC ने 21 MiG-29 विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। तो ये अपने आप में बड़े फैसलों के तौर पे देखा जा रहा है। MiG-29 विमानों की खरीद अपग्रेडेशन पर लगभग 7,418 करोड़ रुपए के खर्चा आएगा। इसके लिए मंजूरी DAC ने दे दी है। सुखोई 30 MKI विमानों की HAL से, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से, उससे लगभग 10,730 करोड़ रुपए की खरीद की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता सुधीर यादव हमारे साथ में मौजूद है। सुधीर, अगर देखा जाए तो क्या बड़ा फोकस है? कहीं ना कहीं भारत की जो रक्षा जरूरतें हैं उसको पूरा करना है और मेक इन इंडिया पे भी फोकस दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल आर्यन, देखिए DAC के जो डिसीजन आए हैं, जो अप्रूवल्स आए, उसमें साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज है, उसको कैसे कैपेबल बनाया जाए उस पर ज्यादा जोर है। क्योंकि इन पूरे 38,900 करोड़ रुपए में करीब 31,130 करोड़ रुपए है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है उसके लिए है।
तो ये अपने आप में खासा फोकस दिखाता है कि मेक इन इंडिया के तहत हम किस तरीके से लगातार जो अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं उनको ज्यादा बेहतर बनाए, उनको एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे आए कि हमारे साथ हम अपनी रक्षा, अपनी जो सर्विसेज है उनके लिए तो इनको लगातार बनाए रखें, उनको इस्तेमाल करें, लेकिन इनके अलावा आगे का जो हमारा फ्यूचर गोल ये भी होगा कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जो डिफेंस क्या कहते हैं हमारे लोकल डिफेंस इंडस्ट्रीज है वो इसके लिए कैपेबल हो कि वर्ल्ड क्लास पे जाके कॉम्पीट कर सके, दूसरी जगह जो टेंडर्स हैं उनको जाके एक्सपोर्ट कर सके। ये ज्यादा खास बात है। और एक आर्यन खास बात ये भी है कि जो डीआरडीओ है बेसिकली जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन सब से अनुसंधान करती है रक्षा क्षेत्र में, उसने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए ये सारी जो तकनीकी है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मुहैया कराई है, जिससे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो अपने पैरों पे खड़ी हो पा रही है। तो ये अपने आप में खासा अहम है। आर्यन की सरकार का फोकस पूरी तरह से क्लियर है, लेकिन इंडिया के तहत कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए और खास तौर पर हमारी जो सशस्त्र सेना है उनकी जरूरतों के साथ ही उसको वर्ल्ड क्लास लेवल पे कॉम्पीट किया जाए। सुधीर, संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि इस पूरी कवायद से किस प्रकार की कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट होगी भारतीय रक्षा प्रणाली के लिहाज से, उस पर थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो कई सारे प्लेटफॉर्म्स लिए जा रहे हैं उनसे जो हमारी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है, हमारी जो क्या कहते हैं डिफरेंस कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी। अगर मिग 29 की बात करें, जो 59 है उनको अपग्रेड किया जा रहा है और 21 नए खरीदे जा रहे हैं रूस से। इसके अलावा 12 सुखोई 30 MKI जो है वो HAL से लिए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एयरफोर्स के लिए जो एक टेक्निकल पावर है उसको बढ़ाएगा। नेवी और अगर हम दूसरी जो आर्मी की बात करें तो उनको जो डिफरेंट जो प्रणालियां मिलेंगी वो जमीनी तौर पर उसकी जो टेक्निकल पावर है, उसकी जो क्या कहते हैं डिफरेंस पावर है उसको बढ़ाएंगी। और जो खास बात ये भी आ रही है कि ये जो रक्षा जरूरतों के लिहाज से जो तीनों सर्विसेज रक्षा मंत्रालय को जो अपनी निवेदन भेजती है, अपना जो रिक्वायरमेंट है वो भेजती है, उसके आधार पर ये डिसीजन लिए जाते हैं। तो फ्यूचर के लिहाज से इस तरीके से जो तीनों सर्विसेज उसको मजबूत किया जाए, उसमें ये खासा अहम भूमिका निभाएगी। बिल्कुल एक अहम भूमिका होगी। शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आज फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति को द्वितीय विश्व युद्ध के जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे समारोह की सफलता पर और रूस में संवैधानिक संशोधनों पर वोट के सफल समापन के लिए पुतिन को गर्मजोशी से बधाई दी है। दोनों नेताओं ने कोविड के मद्देनजर द्विपक्षीय सहयोग और इस वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त रूप से काम जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के अंत में भारत में होने वाले रूस भारत वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त की है। राष्ट्रपति पुतिन ने सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। तो वहीं रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले दशक के मध्य तक सत्ता में बने रहने का जबरदस्त जनादेश हासिल कर लिया है। रूस में कल हुए जनमत संग्रह में जनता ने भारी बहुमत के साथ देश में राजनीतिक यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन किया। संवैधानिक संशोधनों पर हुए राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के परिणाम से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति पद पर 2036 तक बने रहने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पुतिन 2 दशक से रूस में सत्तासीन है। रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग ने कल रात 50% मतपत्रों की जांच के बाद कहा कि वोट देने वाले 76.24% नागरिकों ने संशोधनों का समर्थन किया है। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अमृतपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। अमृतपाल, अगर देखा जाए राष्ट्रपति पुतिन के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, क्या कुछ एक बड़ा संदेश निकल के आया, किस तरीके से देखा जाए? पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को बधाई दी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स उन्होंने की हैं और राष्ट्रपति पुतिन को अब काबिज किया है सत्ता में एज राष्ट्रपति रूस के 2036 तक। तो उसकी बधाई के लिए उन्होंने उनको फोन किया। वहीं उसी टेलीफोन कॉन्वर्सेशन में उन्होंने रूस को भी बधाई दी उनके थ्रू के 75वें जो एनिवर्सरी है विक्ट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। आपको याद है कि रक्षा मंत्री उस विक्ट्री डे परेड में शिरकत करने गए थे और प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि भारतीय कंटिंजेंट ने उस विक्ट्री डे परेड में 24 जून को उसमें शिरकत की थी। तो ये भारत और रूस के लोगों के जो बीच में एक घनिष्ठ संबंध है, मैत्रीय संबंध है, उसको दर्शाता है।
दोनों लीडर्स जी ने अमृत। बात की, कोविड सिचुएशन का जायजा भी लिया और ये बात की कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जो चैलेंजेस हैं उनको, उनके खिलाफ संयुक्त लड़ाई कैसे छेड़ी जाए और उसमें एक संयुक्त मोर्चा कैसे रखा जाए। जी दोनों लीडर्स ने ये भी बात की कि जैसे आपने कहा कि बायलैटरल समिट में राष्ट्रपति पुतिन को न्योता दिया प्रधानमंत्री मोदी ने भारत आने का जी इसी साल के अंत में, और राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी ओर से इस स्पेशल और प्रिविलेज्ड जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको और मजबूत जी करने अमृत। का जो रिजॉल्व है उसको दोहराया। जी शुक्रिया अमृत इस बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ से रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर कोविड-19 की स्थिति और भविष्य की रणनीति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलाई है। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। आज शाम करीब 4:30 बजे शुरू हुई ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। दिल्ली एनसीआर को लेकर एक समन्वित रणनीति बनाने के मकसद से गृह मंत्री ने पिछले हफ्ते बैठक बुलाने का ऐलान किया था। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा संबंधित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इससे पहले अमित शाह दिल्ली एनसीआर के अधिकारियों के साथ एक बार बैठक भी कर चुके हैं। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता सुधाकर दास इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। सुधाकर, अभी तक कोई जानकारी इस बैठक को लेकर? जी अभी करीब 10 मिनट पहले ये बैठक खत्म हुई है आरिंद, और काफी महत्वपूर्ण अभी जो सीधी जानकारी ये आ रही है कि एक साझी रणनीति, खासतौर से क्योंकि दिल्ली से जुड़ा हुआ गाजियाबाद, नोएडा या फिर गुरुग्राम, फरीदाबाद की बात करें तो ये इलाके हैं। तो दिल्ली की स्थिति हम जानते हैं, लेकिन दिल्ली के अलावा अगर इन 4 जिलों की बात की जाए, ये अपने राज्यों में सबसे ज्यादा केसेस वाले जिले भी हैं। तो एक साझी रणनीति की जरूरत पर गृह मंत्री ने जोर दिया था और पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि एक तरह से एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसको लेकर वो मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। हमें जानकारी ये दी गई है, काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, चाहे मूवमेंट को लेकर हो या फिर अस्पतालों में लोगों के भर्ती कराने को लेकर, या फिर एक तरह से एक जैसी स्थिति अगर दिल्ली में जो इंतजाम है, अगर पर्याप्त इंतजाम हुए हैं उस तरह के इंतजाम नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी हो। तो इस तरह की जो तमाम बातें हुई हैं तीनों राज्यों ने और दिल्ली के अलावा दोनों राज्यों ने जो बाकी पूरी स्थिति है, चाहे बेड की स्थिति हो, ऑक्सीजन की स्थिति हो या अन्य जो जरूरी उपाय हैं, उनके बारे में गृह मंत्री को जानकारी दी है। तो निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा कुछ देर में जब जो आधिकारिक रिलीज जारी किया जाएगा तो उसमें क्या कुछ जानकारी आती है। लेकिन ये अभी बताया गया है कि काफी अहम रही है बैठक और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसके अलावा ICMR DG और अन्य वरिष्ठ लोग जो इन कोविड का महामारी से निपटने में लगे हुए हैं, तमाम लोग भी इस बैठक में मौजूद थे। शुक्रिया सुधाकर इस बातचीत अपडेट्स के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच दवा ढूंढने की कवायद युद्ध स्तर पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चल रही है। इसी क्रम में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन लॉन्च किया। ये ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन गृह मंत्रालय, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रीज CSIR की एक संयुक्त पहल है और इसमें CDAC, माईगोव, श्रोइंगर और कैमएक्सॉन जैसे भागीदारों द्वारा समर्थन मिला हुआ है। यह एक ऑनलाइन हैकाथॉन है जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए खुला हुआ है। किस प्रकार से इस पूरी खबर के आखिर मायने, इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी निशांत सौरभ हमारे साथ में मौजूद। निशांत, किस तरीके से देखा जाए भारत के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रिसर्च के लिहाज से कम कोविड जैसी महामारी पर? जी देखिए आनंद, बिल्कुल, क्योंकि दुनिया भर में कोविड-19 के ड्रग को खोजने के लिए एक तरह से अभियान चल रहा है और भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। इस अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के मकसद से देश में पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो डिस्कवरी हैकाथन जिसकी शुरुआत की गई है और आज इस अभियान की शुरुआत की गई है, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर में इस बात को लेकर चर्चा है कि कौन सबसे पहले कोविड-19 का ड्रग तैयार करेगा और दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं। तो ऐसे में भारत के जो छात्र हैं जो कि अलग अलग विषयों में पढ़ाई कर रहे छात्र हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, फार्मेसी है, केमिस्ट्री है, मेडिकल साइंसेज, बेसिक साइंसेज, इन सब स्ट्रीम से जुड़े हुए छात्र हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और ड्रग को खोजने के जो ड्रग डिस्कवरी का जो ये सबसे बड़ा एक अभियान जो जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, AICTE और तमाम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तमाम
जो विभाग मिलकर एक साथ आए हैं, तो निश्चित तौर पर जब देश भर की प्रतिभा एक जी। साथ जुटेगी तो जाहिर तौर पर सकारात्मक परिणाम आएंगे। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जी। 9 महीने तक चलने वाला 3 चरणों में चलेगा ये पूरा जो हैकाथॉन है, और 9 महीने तक चलेगा। और अगले साल अप्रैल 2021 जी। तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसके सकारात्मक नतीजे हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। शुक्रिया निशांत इस बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।